वेलकम टू पायनियर क्लासेस। आपका ये 8वां चैप्टर कविता पाठ 10th क्लास एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। आशा करते हैं कि आप इस पाठ को पढ़ चुके होंगे, इसके कीवर्ड आप निकाल चुके होंगे, मेमोरी मैप आप बनाए होंगे तथा इसके भावार्थ को लिख चुके होंगे। तो चलिए हम आपका थोड़ा सहयोग करते हैं और आपके पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष लिखते हैं, बताते हैं। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि कुंवर नारायण जी के द्वारा एक वृक्ष द्वार पर एक वृक्ष हुआ करता था जो इस समय नहीं था, यानी उसे काटा जा चुका था। वह हमेशा उनके द्वार पर चौकीदार के रूप में तैनात रहता था, धूप की तपिश में, सर्दी के ठंड में तथा बारिश की झोंकों में भी वह तन कर खड़ा रहता था, अपनी खाकी वर्दी यानी अपना छाल पहने हुए। इसलिए कवि को वृक्ष चौकीदार के रूप में लगता था। आगे वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि यहाँ एक वृक्ष का वर्णन करते हैं जो उनके द्वार पर चौकन्ना खड़ा रहता था। उसकी राइफल सी एक सूखी डाल लिए धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में तैनात रहता था। जैसे दूर से ही ललकारता कौन, तो कवि जवाब देते दोस्त। कवि यहाँ उस वृक्ष को दोस्त की तरह समझते हैं। आगे है, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है और क्यों? तो आप उत्तर लिखेंगे, यहाँ इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण जी ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि प्रकृति का होना वृक्षों पर निर्भर करता है। अगर इस धरती पर वृक्ष नहीं होंगे तब तरह तरह के प्राकृतिक आपदाएं आएगी जो हम जैसे मानवों के लिए घातक होंगे। अतः एक तरह से यह कविता चेतावनी के रूप में है, साथ ही प्राकृतिक हरा भरा तथा वृक्ष का बचाव करना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। इस कविता के समापन में कवि कहते हैं कि जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो नदियों में वर्षा के बिना जल सूख कर नाली हो जाएगी, हवाओं में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी, साथ ही हमारे खाद्य पदार्थ एक रासायनिक रूप में जन्म लेगी जो सबों के लिए घातक है। अतः जिस प्रकार से जंगल काटे जा रहे हैं, एक दिन जंगल मरुस्थल में बदल जाएंगे, तब सिर्फ इस धरती पर मानव ही होंगे जो जंगल के समान लुप्त हो जाएंगे। अतः इस खतरों से हमें बचना होगा। अगला प्रश्न है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो आप उत्तर लिखेंगे, घर, शहर और देश के बाद कवि नदी, हवा, खाद्य पदार्थ को बचाने की बात करता है, क्योंकि हम मानव इसी 3 चीज़ों के आधार पर इस दुनिया में कायम हैं। अतः वृक्ष की हत्या या कटाई होना इन तीनों को प्रभावित करता है। आगे कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। तो आप उत्तर लिखेंगे, कुंवर नारायण जी पूरी तरह से नगर संवेदना के कवि हैं। यहाँ इस कविता में एक वृक्ष के काटे जाने के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है। अतः इस कविता में एक बूढ़ा वृक्ष कवि के द्वार पर एक चौकीदार के रूप में खड़ा रहता था, जिससे कवि को ठंडी हवाएं, ठंडी छांव मिलती थी तथा उसका होना प्रकृति का सूचक होना भी कवि मानते थे। इस कविता के माध्यम से कवि वृक्ष की कटा होने से क्या क्या हानि होगी इसकी ओर इशारा वे करते हैं। नदियों का सूखना, हवा में अशुद्धता, खाद्य पदार्थ का संकट, पर्यावरण में भी बदलाव, ये वृक्षों का न होने की सूचना है। अतः इस कविता का होना आज के परिवेश में एक प्रासंगिकता के रूप में है। आगे है, व्याख्या करें। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। इसकी व्याख्या आप करेंगे। इस पंक्ति में कवि और वृक्ष के बीच की संवाद को दर्शाता है। चूँकि कवि वृक्ष को एक चौकीदार के रूप में देखता है जो हर मौसम में तैनात एवं चौकन्ना उसके द्वार पर खड़ा रहा है जैसे चौकीदार हो, और हर आने वाले से सवाल करता है कौन, तो लेखक जवाब देता है मैं तुम्हारा दोस्त। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इसकी व्याख्या तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि वृक्ष की उपयोगिता के विषय में बताना
हैं। वे कहना चाहते हैं कि किस प्रकार जंगल या वृक्ष न रहने से प्राकृतिक आपदा आ सकती है, इसके प्रति वे सचेत करते हैं। वृक्ष के न होने पर वर्षा नहीं होगी, तब सारे नदी नाले के रूप में हो जाएगी, उसके बाद ये नाले सूख कर मरुभूमि के रूप में हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जंगल की कटाई से भी जंगल मरुस्थल का रूप ले लेगी। अतः इस पंक्ति में कवि जंगल को बचाने एवं वृक्ष की कटाई रोकने पर बल देते हैं। आगे है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में एक बूढ़ा वृक्ष की कहानी है जो कवि के घर के द्वार पर एक चौकीदार के रूप में तैनात खड़ा है। धूप में, बारिश में, गर्मी में हमेशा चौकन्ना खड़ा है। दूर से ही ललकारता कौन, तो लेखक जवाब देता है, मैं। यहाँ द्वार पर वृक्ष का होना चौकीदार के रूप में कवि यह बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार ये हमारे सारे पृथ्वी की सारे वृक्ष हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। वृक्ष के कारण ही हमें स्वच्छ वातावरण एवं पर्यावरण मिलते हैं। वृक्ष मानव जीवन की रक्षा हेतु आवश्यक है। इस वृक्ष के नहीं होने से नदियां नाला हो जाएगी, यानी वर्षा का अभाव हो जाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएंगे तथा खाद्य पदार्थों में जहर आ जाएगा, हर तरफ प्रदूषित वातावरण हो जाएंगे। अतः वही वृक्ष जो कवि के द्वार पर तैनात रहता था, आज उसकी हत्या कर दी गई, अर्थात काट दी गई थी। अतः इसे रोकने के लिए कवि ने हमें आगाज किया है। वह आगाज है जंगल को मरुस्थल होने से रोकना तथा मनुष्य को जंगल अर्थात पतन होने से रोकना। यहाँ एक वृक्ष की हत्या शीर्षकता की सार्थकता साबित होती है। इस कविता के एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट करें। तो रूपक बोलते हैं जो किसी चीज़ का रूप प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे वृक्ष चौकीदार के रूप में प्रदर्शित हुआ है, तो वो पूरा का पूरा स्टेंजा आप रूपक के तौर पे बात कर सकते हैं। भाषा की बात, निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग करें। अव्यय उसे कहते हैं जिसका रूप लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है। जैसे अब की, तो अब की बार जरूर आऊँगा। हमेशा, मैं हमेशा कक्षा में प्रथम आता हूँ। लेकिन, तुम दौड़ते हो लेकिन धीरे धीरे। दूर, वह मुझसे दूर है। दरअसल मैं लेट हो गया। कहीं, वह कहीं नहीं है। आगे है, कविता में विशेषणों का चुनाव करते हुए उनके लिए स्वतंत्र विशेष पद दें। जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा का बुढ़ापा। सख्त, तो सशक्त। खुरदरा, तो खुरदरापन। मैला कुचैला, तो मैला कुचैलापन। चरमराता, चरमराहट। अक्खर, अक्खरपन। निम्नलिखित संज्ञा पदों का प्रकार बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। जैसे घर, जातिवाचक संज्ञा, यह मेरा घर है। चौकीदार, जातिवाचक संज्ञा, चौकीदार खड़ा है। दरवाजा, जातिवाचक संज्ञा, यह घर का दरवाजा है। डाल, जातिवाचक संज्ञा, डाल मोटी है। चमड़ा, द्रव्यवाचक संज्ञा, हमारी चमड़ा सख्त है। पगड़ी, जातिवाचक संज्ञा, यह पगड़ी लाल है। जूता, जातिवाचक संज्ञा, जूता काला है। बलबूता, भाववाचक संज्ञा, मैं अपने बलबूता पर खड़ा हूँ। बारिश, जातिवाचक संज्ञा, आज बारिश हो रही है। वर्दी, भाववाचक संज्ञा, यह मेरी वर्दी है। पल, भाववाचक संज्ञा, यह पल बीत रही है। अंदेशा, भाववाचक संज्ञा, मुझे अंदेशा है कि वह फेल हो जाएगी। नादिरो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, नादिर शाह लुटेरा था। जहर, भाववाचक संज्ञा, उसने जहर खाया। मरुस्थल, व्यक्तिवाचक संज्ञा, थार मरुस्थल भारत में है। जंगल, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जंगल में आग लगी है। आगे कविता में प्रयुक्त निम्नांकित पदों के कारक स्पष्ट करें। जैसे चमड़ा, तो चमड़ा का संबंध कारक। पाँव में अधिकरण कारक। धूप में अधिकरण कारक। सर्दी में अधिकरण कारक। वर्दी में अधिकरण कारक। अंदेशा, अंदेशा में अधिकरण कारक। शहर को संप्रदान कारक। नदी को संप्रदान कारक। खाना को संप्रदान कारक। मनुष्य को संप्रदान कारक। इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक।